जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर मावस्तान और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे फिटनेस गुरु तलहा फारूकी। हेलो। अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सबको खुशामदीद। जो पाकिस्तान में, कतर में और दुनिया में कहीं भी मुझे सुन रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। और रमजान करीब है। मेरी आवाज आ रही है आपको सही? जी बिल्कुल बिल्कुल तलहा, आपकी आवाज आ रही है जी। सही है। तो रमजान करीब है, रमजान की आमद है और बहुत हम लोगों को इंतजार रहता है इस महीने का। जी बिल्कुल। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। ऑब्वियसली फिटनेस, डाइट प्लान, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। विंडो बहुत स्मॉल होती है ऑब्वियसली सहर और अफ्तारी और सहरी के दरमियान, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। आप थके हुए भी होते हैं। आपने राइट जी। तो तलहा हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं। जी तलहा। जी सॉरी, जो इशू हुआ मुझे तो पता भी नहीं है कि कितना आप लोग सुना, कहाँ तक सुना। खैर मैं ये कह रहा था हम कि दोबारा से रमजान से शुरू करते हैं। जी रमजान की आमद है और ऑब्वियसली रमजान के आने से बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ता है, स्पेशली हमारे खाने पीने की टाइमिंग पे, हमारे उठने की टाइमिंग पे, हमारे सोने की टाइमिंग पे। तो वो जो कंजम्पशन होती है चीजों की, जो हम मेलाटोनिन, जो हमारा जो हार्मोन है नींद का, वो जो हम बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसकी टाइमिंग चेंज हो जाती है। उसकी वजह से बॉडी रिएक्ट अलग करती है। स्टार्टिंग का जो 3 से 4 रोजे हैं ऑब्वियसली वो बड़ा मुश्किल से गुजरते हैं, क्योंकि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म ऐसा बनाया कि आप किसी भी जोन में ले जाएं, थोड़े अरसे बाद वो उसी मोड पे आ जाएगा। अब जैसे मैं अगर किसी को कहूँ कि कोई थर का रिहायशी है, तो उसको आप अगर वो पेशावर या इस्लामाबाद या फिर वो आप किसी भी सर्द इलाके में ले जाएं, शुरू का 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने शायद उसकी बॉडी रिएक्ट करे कि वो बीमार भी हो जाए, लेकिन उसके बाद वो यूज टू हो जाएगा। और ऐसा यूज टू होगा कि लोग कहेंगे कभी थर में था भी नहीं। स्किन, उसके बाल, उसकी आंखें, हर चीज जो है वो रिएक्ट करेगी उस तरह से। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होती है रमजान में। उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते खुद ब खुद जो है वो चीजें सही होना शुरू हो जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फिर हम देखते हैं कि पहले हफ्ते के बाद फिर वो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। हम नॉर्मल काम भी कर रहे होते हैं अनटिल अनलेस जो लोग इसको अपने जहन पे सवार नहीं करते कि हमने रोजा रखा हुआ है, हम बाहर जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो नेगेटिव थॉट्स जो आपके जहन में होती हैं वो आपके स्टमक को भी डिस्टर्ब करती हैं, वो आपके ब्रेन बॉडी को भी डिस्टर्ब करती हैं और आपको किसी भी काम परफॉर्म करने में सबसे पहले वो थॉट्स आगे आई हुई होती हैं। हालांकि आपकी बॉडी में एनर्जी होगी वो काम करने की, लेकिन वो आप नहीं कर सकेंगे। पहली चीज मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि इसको सर पे सवार करने की बात नहीं है, ये चीज है ही नहीं। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। ये तो आप रमजान तो इतना जबरदस्त महीना है कि रूह के साथ आपका जिस्म भी डिटॉक्स हो रहा होता है। तो दोनों चीजें डिटॉक्सिफाई हो रही होती हैं। आप इबादत के जरिए अपने जो दिल की खराबियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं, फजूलियात हैं, वो खत्म करते हैं। अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत फरमाते हैं। उसके साथ साथ बॉडी पे भी एक बड़ा जो जुल्म किया हुआ होता है हमने पूरे साल, हम लोगों ने उस पर लोड डाला होता है ओवर ईटिंग कर करके, गलत टाइम पे गलत चीजें खा खा के, उसको जो है ब्रेक मिलती है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो ब्रेक मिलती है वो रेस्ट मिलता है। तो वो जो इतना लंबा रेस्ट होता है जिसको आजकल हम कहते हैं लॉन्ग आवर्स फास्टिंग, जिसको कह सकते हैं आप, कि लॉन्ग आवर फास्टिंग के ऊपर अब इस मोड पे लोग रहते हैं कि जी हम ये फास्टिंग कर रहे हैं 8 घंटे की या 16 घंटे की। तो वो वैसे ही पूरा महीना जो है आपको, एक तो फास्टिंग वैसे भी आपको करने को मिल जाती है, उसके साथ साथ इबादत भी है और आप असल मकसद जो है वो आप फील भी करते हैं कि लोग जो भूखे रहते हैं, जो प्यासे रहते हैं, उनके साथ वो किस तरह जो है उनका ब्रेन और बॉडी रिएक्ट करती है। सो सेकंड थिंग जो ये हेल्प करता है रोजा आपको, जो आपकी बैड एडिक्शंस है ना उसको छोड़ने में हेल्प करता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट एक्चुअली। आप देखें जो सिगरेट पीते हैं वो इन आवर्स में सिगरेट नहीं पी सकते। जो और ऑब्वियसली जो दो और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है कुछ नहीं तो वो
वो छालिया जो है वो खा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एडिक्शन होती है उसकी। तो वो ऑब्वियसली ये जो एडिक्ट चीजें, जो बुरी एडिक्ट चीजें, उनको छोड़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपसे वो इतनी आवर्स में इतना टाइमिंग हो चुकी होती है ना वो टाइम, क्योंकि मॉर्निंग में ज्यादातर कंजम्पशन होती है इन चीजों की, सिगरेट हो गई, ये और बहुत सारी चीज होंगी, पान खाने वाले लोग हो गए, वो मॉर्निंग में ऑब्वियसली उनकी सुबह होती है और वो स्टार्ट कर देते हैं सारी चीजें, तो पूरा दिन जो वो एक इतना बड़ा जो आवर्स का लीप होता है, वो उसके अंदर कुछ भी नहीं ये चीजें यूज कर रहे होते, तो बेस्ट चीज ये है, अच्छा टाइम है, इसको छोड़े, अपने सेहत पे जो है वो फोकस करें, ये बेस्ट टाइम है बुरी एडिक्शन को छोड़ने का। इट्स नॉट नेसेसरी ये आपके साथ चिपक गई हैं खामखा की, तो आप कोशिश करें कि वही पैसे बचा के दूध पी लें, केले खा लें, कोई अच्छी चीज कर लें। मैं बड़े ये आपको बड़े ग्रास रूट लेवल की चीजें बता रहा हूँ। जो लोग हमारे भाई दुकान पे बैठते हैं, जो लोग चलते फिरते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो सिगरेट पीते हैं, ऑब्वियसली वर्कलोड बहुत होता है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई कॉफी पी लो, इससे अच्छा कैफीन एटलीस्ट बॉडी में जाएगी, उसके साथ थोड़ा सा कुछ कार्ब्स खा लो, तो वो आपकी बॉडी को अच्छा रिएक्ट करेगी, थॉट्स अच्छा आना शुरू होंगे। ये चीजें आपको कभी भी अच्छी थॉट्स नहीं देगी, आपकी थॉट्स ही चेंज कर देती है। अच्छा, नॉर्मलाइज करती है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को। आप इंसुलिन सेंसिटिविटी मींस आप ऑब्वियसली आप जब जैसे ही बहुत ज्यादा शुगर इनटेक करते हैं या बहुत ज्यादा कार्ब इनटेक करते हैं, तो इंसुलिन स्पाइक करती है, और खास तौर पे अभी मैं थोड़ा सा ये मेन पॉइंट बता रहा हूँ थोड़े बहुत, उसके बाद फिर मैं सहर और अफ्तार की चीजें बताऊंगा जल्दी से, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो समझ जाएं कि सहरी में क्या खाना है और अफ्तारी में क्या खाना है, और अच्छी तरीके से क्या खा सकते हैं, जिससे पेट भी भर जाएगा और वो एक्टिव भी रहेंगे और वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ वो जो बहुत ज्यादा मतलब एक रोज मैं समझता हूँ कि सहरी के फौरन बाद आधे से ज्यादा लोगों को फौरन बाद प्यास लगना शुरू हो जाती है। उसकी कुछ वजूहात होती हैं जो मैं अभी हाईलाइट करूंगा ताकि वो उससे अवॉइड करें। सो ये रिड्यूस करता है हंगर लेवल को, ये बेस्ट चीज है। एक और पॉइंट मेरे पास है, आपका हंगर लेवल जो है, अगर आपको भूख हर 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद भूख लगती है, तो आपको 3 दिन बड़ी मुश्किल होगी रोजे में, ऑब्वियसली स्टार्टिंग 54 डेज मुश्किल होगी, उसके बाद आप यूज टू हो जाएंगे। और आप इस बेहतरीन हैबिट को अगर लॉन्ग टर्म लेके चले ना, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आप फिट भी रहेंगे, आप कम वर्कआउट करके ज्यादा रिजल्ट भी हासिल कर सकेंगे, क्योंकि वो हंगर जो है वो हम लोगों का एक्चुअली मूड ऐसा है ना कि हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अच्छा जी, चाय के साथ कुछ ले, हमें बहाने चाहिए होता है, वो दोस्त आ गया उसके साथ भी चाय पी ली, अच्छा जी फिर शाम हो गई तो वो फिर चाय पी ली, वो चाय के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है, फिर स्नैक्स अलग चलते हैं, फिर रात का खाना अलग होता है, फिर फ्रूट्स खाने लाजिम होते हैं, वो हालांकि गलत है रात को फ्रूट्स ज्यादा खाना, वो रात को फ्रूट्स खा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें करते करते तो ये बेस्ट टाइम है इस वक्त मैनेज हो सकती चीजें, आपका हंगर लेवल रिड्यूस हो सकता है। और हम लोग रमजान में सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर आप बुरा नहीं माने एड्स वाले भी एड्स भी देखें टीवी के ऊपर, सबसे ज्यादा कुकिंग ऑयल के, और वो इतने जबरदस्त एड्स बन रहे होते हैं, वो स्लोमो के अंदर वो दाल गिर रही है, वो चावल गिर रहे हैं, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। थिंग इसके वो हम लोग जो है ना रमजान के अंदर प्रायोरिटी जो रखते हैं, सबसे पहली चीज रखते हैं वो ये रखते हैं कि सहरी अफ्तारी में खाने में क्या होना चाहिए, हालांकि ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। आपको सबसे पहले ऑब्वियसली आपकी इबादत है, सेकंड आपका लाइफस्टाइल है कि आपकी फिटनेस सही रहे, उस पर खराबी नहीं पैदा हो, ताकि आपकी इबादत सही रहे और आपका स्केड्यूल सही रहे। तीसरी चीज खाने पे आती है, आप जितना ध्यान कम देंगे खाने पे उतना बेहतर रहेंगे, जितना ज्यादा देंगे उतनी आपकी जो एंगेजमेंट है खाने के साथ भी, और उसकी चीजें लाने में और बनाने में, क्योंकि खवातीन को आप जितना आप शौहर जो होते हैं वो बाहर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो घर आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है जी वो सारे शरबत नीला पीला लाल सारे शरबत हो, उसके साथ चना भी हो, उसके साथ दही बड़े भी हो, उसके साथ ये भी हो, समोसे। अच्छा, ये एक्सेप्ट वो है, खाने के अलावा है ये। अब आपने जब इतनी लोडिंग कर ली है अफ्तारी में, तो आप बताएं डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या हाल होगा, जो 12 घंटे 10 घंटे जो पेट खाली रहा है, आपने उसको इतना, एक तो आपने शरबत के 5 गिलास पी लिए, शुगर लेवल एकदम स्पाइक मारता है, इंसुलिन फौरन ऊपर, इंसुलिन का बेड़ा गर्क, वो कहती है पता नहीं क्या हो गया एक साथ मेरे साथ, मैं क्या क्या चीजें जो है वो डाइजेस्ट करूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ये हाल होता है, क्योंकि आप इतना ओवरलोड कर लेते हैं उसको, और इतनी मिक्स प्लेट सारी चीजें होती हैं कि वो परेशान हो जाता है।
वो फिर रिएक्ट करता है आपकी बॉडी को, ब्रेन को। आपके लिए ईशा की नमाज पढ़ना एक बड़ा एक समझे एक बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बाद फिर अगर आप तरावी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है आपको। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए सही है वंस इन ए वाइल, मतलब हफ्ते में एक दिन अगर आप घर वालों के साथ अच्छी तरह से रिलैक्स होकर सैर करके अगर आप खाना चाह रहे हैं, चलें ठीक है, सही समझ में आता है, लेकिन इसको रेगुलर बेसिस में नहीं करें, क्योंकि मंथ का मतलब इट्स मींस लॉट्स ऑफ डेज, तो वो 30 दिन तो है ही है, 28, 29, 30 दिन जो भी हैं। तो आप कोशिश करें कि अफ्तारी के अंदर जो है वो थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं थोड़ा सा फ्रूट्स, थोड़े से चने और एक गिलास शरबत, दैट्स इट। और वंस इन अ वाइल, कभी हफ्ते में एक दिन हो गया समोसा या पकौड़ा, क्योंकि ये बेसन की बनी हुई चीजें होती हैं, ये करती क्या है, ये आपके पेट को ब्लोट कर देती हैं। ये आप थोड़ा सा खाएंगे और वो पानी पियेंगे और वो वैसे ही फूल जाएगी जाके पेट के अंदर। तो वो ब्लोटिंग जो है वो डाइजेस्ट करने में हमारे इशू करती है। जब डाइजेस्ट लेट होता है तो ऑब्वियसली वो बॉडी रिएक्ट गलत करती है, बॉडी गलत रिएक्ट करती है, फिर आपको और नॉर्मल चीजें जो करने में वो बड़ी मुश्किल होती है। आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, पहले ही आप थके हुए होते हैं, आपने इबादत भी पूरी करनी होती है, तो वो आपको बहुत ज्यादा एनवाइंग से सिचुएशन में वो चीज ले जाती है। उससे बचने के लिए ये आप 1-2 दफा करके देखें आप दस्तरखान पे। और मैं आपको एक और बात बताऊं महविश, कि जब भी खाना खाएं, मैं अपने व्यूअर्स जो सुनने वाले हैं उनको यही कहता हूँ कि जब भी आप खाना खाएं तो छोटी प्लेट्स यूज करें, बड़ी प्लेट्स नहीं यूज करें। ये एक और वो है, ब्रेन साइंसिस का हिस्सा है कि आप जब बड़ी प्लेट होगी ना तो आपके पास स्पेस ज्यादा होगी। आप खाना डाल चुके होंगे अपनी जो भूख के हिसाब से, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैंने कम डाला है, तो आप और ज्यादा डाल देंगे, फिर एंड में उसको खत्म करने के लिए आप ओवरलोडिंग कर लेंगे। तो आप हमेशा जब भी खाने का बर्तन यूज करें तो कोशिश करें कि छोटा यूज करें, ताकि आपको पता हो कि आप कितनी भूख में खा रहे हैं। आप 10 दफा ले लें लेकिन छोटी प्लेट यूज करें, ताकि आपको पता हो कि आप कितना खा चुके हैं, और आपका ब्रेन खुद सिग्नल दे चुका होता है। कभी मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले बीच में एक दफा प्रोग्राम में मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग खाते खाते कभी कभी ये होता है कि रोटी खत्म हो गई। अब कोई किसी को भेजा या कोई खड़ा हो गया रोटी बनाने के लिए, कितनी देर में रोटी बन रही है, या कोई बच्चा रोटी लेके आ रहा है, उतनी देर में आपकी भूख खत्म हो चुकी होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये कई दफा मेरे साथ पर्सनली भी हुआ। ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा पेट भर चुका होता है, हम लोग ये ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं। तो ब्रेन सिग्नल थोड़ी देर बाद देता है कि भाई दैट्स इट, आप जो है खा चुके हैं, आपका पेट भर चुका है, आप खामखा ओवरलोडिंग कर रहे थे। तो इस वजह से छोटी चीजें इस्तेमाल करें। शरबत 1 गिलास पी लें। पहले रोजा जो अफ्तार करें वो 1 खजूर से, 2 खजूरों से और पानी से करें, शरबत से नहीं करें, पानी से करें। थोड़ा सा ठहरे, उसके बाद ठहर ठहर के खाएं, एकदम खाने की जरूरत नहीं है। तो वो ठहर ठहर के खाएं, आराम से पूरा च्यू करके खाएं। और च्यू करना बहुत लाजिम है, अच्छी तरह चबा के, ताकि उसको हजम करने में मैदे को आसानी हो। तो आप जैसे एक थोड़े से चने चाट ले लिया आपने, उसमें फाइबर भी आ गए, फ्रूट्स ले लिया, उसके अंदर फ्रूक्टोज और फ्रूट फाइबर्स भी आ गए, और फिर शरबत पी लिया। तो मेरे ख्याल से अगर ये आप थोड़े छोटे छोटे बाउल भी अगर बना लें तो अच्छा खासी खुराक हो जाती है। उसके साथ अगर गर्मी बहुत है तो थोड़ी सी दही खा सकते हैं, या अगर लस्सी थोड़ी कम चीनी के साथ बनी हुई हो तो वो लस्सी पी सकते हैं। तो ये होगा कि आप देखेंगे कि आधे घंटे में, 45 मिनट्स में आप रेडी होंगे अगेन सेकंड मील के लिए भी और नमाज के लिए भी। और 45-50 मिनट्स में अजान होने शुरू हो जाती है ईशा की, 1 घंटा लगता है ज्यादा। तो आप ईशा पे जाने से पहले थोड़ी सी कॉफी पिए, उसके साथ कोई एक चीज, थोड़ी सी एक खजूर खा लें, एक कॉफी पी लें। तो होगा क्या, कॉफी कैफीन है, आपको आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट करेगी, आपको एक्टिव करेगी। खजूर जो आपके स्टमक में रहेगी वो आपको सस्टेनेबल एनर्जी देती रहेगी। आप नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के आए, उसके बाद अगर आपको खाना खाना है तो थोड़ा खाना खा के फिर सहरी जो है ना वो इट्स अ की थिंग एक्चुअली। ये क्योंकि सहरी क्लोजिंग होता है हमारा, जो ईटिंग अकाउंट है उसका क्लोजिंग होती है। तो या स्टार्टिंग समझ लें या क्लोजिंग समझ लें। सहरी के अंदर मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि दही जरूर खाएं। और एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्यास कम लगे तो सहरी के अंदर कोकोनट वाटर जरूर पियो। अच्छा। अगर अवेलेबल है तो ठीक है। कोकोनट वाटर इज लाइक, मतलब 1 गिलास कोकोनट वाटर समझे 5 से 6 गिलास पानी पी लिया है आपने।
और वो आपको प्यास भी नहीं लगने देता। अच्छा, दही का भी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आपकी बॉडी की टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता है, रिलैक्स रखता है। इसीलिए आपने कई लोगों से सुना होगा, शायद आपने सुना नहीं सुना, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे बड़े भी कहते थे कभी इंटरव्यू देने जाओ या कभी कोई एग्जाम देने जाओ, तुम्हें टेंशन हो ना तो दही खा के जाया करो, दही और चीनी अच्छा, खा के जाया करो। सही नहीं, मैंने जी, पहली दफा उसकी सुना है वजह आज। ये होती है। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि जब आप ये खा के जाएंगे तो आपकी बॉडी के जो एक्स्ट्रा जो टेंशन, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है स्टमक में और जो थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उसको रोक देगा, बॉडी को नॉर्मलाइज करेगा। और साथ साथ ऑब्वियसली दही के अंदर जो है वो प्रोटीन की भी होती है, तो वे अगर उसका देखा जाए तो वो दही का जो पानी होता है वो भी उसके साथ अगर थोड़ा बहुत यूज कर लिया जाए तो कोई इतना इशू नहीं होता। तो दही और उसके साथ कोकोनट वाटर। फिर आप पराठा नहीं खाएं, ऑब्वियसली पराठा घी के साथ बनता है, फिर वो जो है आपको प्यास लगाएगा, गला फौरन खुश्क कर देगा। सॉरी, गला फौरन खुश्क कर देगा। इन बिटवीन पानी की मिकदार कोशिश करें आप सहरी से लेकर अफ्तारी से लेकर सहरी तक आप 2 से 2.5 लीटर पानी पिए। और इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हर बंदा अपने पास 1 लीटर 1.5 लीटर वाली बोतल अपने नाम के साथ, टैग के साथ रख ले, भर के पीता रहे, थोड़ी थोड़ी सिप लेता रहे। और आपने ऑब्वियसली अगर ज्यादा खाया हुआ अफ्तार में तो आपसे पानी भी नहीं पिया जाएगा, विच इज अ वेरी वर्स्ट थिंग। तो फिर आप शहरी जब होने लगेगी तो आप कहेंगे यार मैंने, अगर मैं काउंट करूं तो मैंने सिर्फ 5 गिलास पानी, 6 गिलास पानी पिया और 3 गिलास शरबत पिया। तो वो शरबत तो उसको आप निकाल ही दें। फिर पानी के अगर आप देखेंगे तो 5 गिलास पानी इज नथिंग। 2 से 3 दिन के अंदर आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करना शुरू हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे, तो फायदा नहीं है। द थिंग इज, बेहतर चीज ये है कि आपने इबादत में भी अगर एक्टिव रहना है और रेस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर भी सही रहना है, चिड़चिड़े नहीं रहना। बहुत सारे लोग मैंने देखा ऑफिस में चिड़चिड़े हो जाते हैं। असल में यही जो चीज है वही तो कंट्रोल करनी होती है। ये चिड़चिड़ापन ही तो कंट्रोल करना होता है। यही एग्जैक्टली। इखलाकियात को देखना होता है कि आप अगर पेट भूखा है, अगर आपके पास आप प्यासे हैं, आप अल्लाह ताला के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है, तो आपको लोगों से चिढ़ने की जरूरत नहीं है। बेहतर मुसलमान, बेहतर इंसान वही है जो इखलाक अपना बुलंद रखे। तो अब आपका टेस्ट, जो असल टेस्ट होता है ना, वो उसी वक्त होता है जब आप घर में अपने घर वालों के साथ भी इखलाकन अच्छे रहें और ऑफिस में भी बल्कि उससे ज्यादा अच्छे रहें कि अल्लाह ताला जो है वो इस वक्त जो है वो अपनी रहमत दे रहा है और मैंने रोजा रखा हुआ है तो मैं अपने लोगों से और अच्छे तरीके से पेश आऊंगा। हम लोगों के यहाँ उल्टा सीन हो जाता है। आप मार्केट्स में भी खरीदो फरोख्त करने जाएं, रमजान के जो रोजे का टाइम होता है उस वक्त लोग चिड़े हुए होते हैं, यार लेना है लो, नहीं तो जाओ। भाई ठीक है, सही है, आपका रोजा है, लेकिन ये कि हम सिर्फ प्राइस ही पूछ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इस तरह बिहेव करते हुए। तो एग्जैक्टली। अगर आपने बिहेव भी अच्छा करना है, कंट्रोल रखना है, तो आपको अपना डाइट प्लान और अपना खाना अच्छा रखना होगा। और मॉर्निंग के अंदर खासतौर पर ऑब्वियसली रोटी खा ले, थोड़े से अगर राइस खा ले, लेकिन पानी की मिकदार ज्यादा रखें, दही, कोकोनट वाटर, इन सारी चीजों का ख्याल रखें। स्लीपिंग पैटर्न अच्छा रखें अपना। तो ये एक चीज थी जो मैं बहुत ज्यादा डीपली बताना चाह रहा था कि ये मेन पॉइंट्स हैं। अभी खैर डीपली तो फिर भी नहीं बताया, ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको लेके आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। साथ साथ मुझसे अब मैं एक्सरसाइज के ऊपर आता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एक्सरसाइज का टाइम क्या निकाला जाए। थिंग इज कि जो भी टाइम, अब मैं ये नहीं कह सकते कि आप ऑफिस से आए हैं, अब अगर थके हुए आए हैं, असर से मगरिब के दरमियान आप समझे कोई 45-50 मिनट्स का रेस्ट होता है, गैप होता है। तो अगर मैं सिर्फ आपको वॉक भी रिकमेंड करूं तो आपने पकड़नी है तस्बीह और आपने वॉक पे निकल जाए, आधे घंटे वॉक करें और तस्बीह पढ़ते हैं ना, तो इबादत की इबादत है, आपकी फिटनेस की फिटनेस है। लेकिन वो जो एम्प्टी स्टमक पे जो आप वॉक कर रहे हैं ना, वो बहुत बेनिफिशियल है। मतलब ये बेस्ट टाइम होगा आपके लिए कि अगर आप वॉक करें या फिर आप वर्कआउट करें, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, डिपेंड ऑन योर एनर्जी लेवल। आप एनर्जी लेवल आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता आपकी बॉडी के। तो आप उसको देखते हुए आप वॉक कर सकते हैं, ये कम से कम ये कर सकते हैं। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली रमजान में अगर कोविड में जिम खुले हुए भी हैं तो वो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, एसपीज के साथ खुले होंगे। दूसरी चीज ये कि बहुत लेट नाइट तक खुले हुए हैं, मतलब 1 बजे तक तो जिम्स खुले हुए होते हैं सारे, 1 से 1:30 बजे तक। तो आप इशा के बाद या तरावी के बाद थोड़ा सा घर में रेस्ट करके, थोड़ा सा वाटर इनटेक करके और फिर जिम चले जाएं, वहां भी आधे घंटे 40 मिनट्स बहुत हैं। क्या वर्कआउट करें,
वर्कआउट ऑब्वियसली जो आप नॉर्मल वर्कआउट करते थे उससे इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि एनर्जी लेवल आपके डिफरेंट होंगे। वो स्टार्टिंग में डिपेंड करता है कि किस तरह रिएक्ट करती है बॉडी, तो वो उसी इंटेंसिटी पे हिट करने की जरूरत नहीं है, उससे कम इंटेंसिटी पे आए। बस कोशिश करें कि रमजान में आपने थोड़ा सा रेगुलर रहना है और कम इंटेंसिटी के साथ, उस इंटेंसिटी पे नहीं, और ना बढ़ाने की जरूरत है। और कोई खास रिजल्ट्स की जरूरत नहीं है आपको कि आप बहुत ज्यादा कोई रिजल्ट्स की कोशिश करें रमजान में कि बॉडी के लिए। ये रमजान का महीना ऐसा होता है कि हम जो असल चीज है उससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे ज्यादा ले जाते हैं। तो अगर आप इबादत ही कर रहे हैं ना, तो वो अच्छी खासी कैलोरीज बर्न हो रही है आपकी उसमें भी। अगर आप तरावी इशा सारी चीजें पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, टाइम पे खाना खा रहे हैं, अपना देख के खाना खा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वैसे ही फ्री में रिजल्ट मिल जाएगा इन द एंड। जो है आपका वेट भी बेहतर हो चुका होगा, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी अपने लाइन पे आ चुका होगा, आपका अगर शुगर भी बढ़ा हुआ था वो भी थोड़ा सा मेंटेन हो चुका होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है रमजान के अंदर खास तौर पे। और बाकी कोई क्वेश्चन है? जी बिल्कुल, एक सवाल है मेरे पास और ये है असमत आफरीदी का। अच्छा, एक था मेरे पास जो कि इंस्टा पे आया था और वो वही था जिसके बारे में भी अब जिक्र कर रहे थे कि किस वक्त एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो तो आपने अच्छा डिटेल में बता दिया है। और एक और जो मेरे पास है क्वेश्चन, ये असमत आफरीदी का, इन्होंने सलाम कहा आपको वेलकम भी कहा है और कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि फ्रेश मिल्क कितनी मिकदार में पीना चाहिए, रात को सोते वक्त या फिर मॉर्निंग में, किस तरह, मतलब अगर दोनों टाइम कोई पीना चाहे तो कितनी मिकदार में ले सकता है? यार फ्रेश मिल्क मॉर्निंग में ज्यादा बेहतर रहता है, उसकी कंजम्पशन भी अच्छी हो जाती है, आप कंज्यूम भी अच्छा करते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है रात को पीने की, खासतौर पे हमारे जो गांव के लोग हैं उन लोगों को आदत होती है, वो जब तक दूध नहीं पियेंगे बल्कि उनको नींद भी नहीं आती। तो वो मेरे ख्याल से एक ग्लास एक कप बहुत है, एक स्मॉल कप जो टी का कप होता है रात को। और सुबह अगर वो नाश्ते के साथ पी रहे हैं तो एक ग्लास पी लो, दैट्स फाइन। तो वो जो पानी का एक ग्लास होता है वो इट्स बेस्ट, और मॉर्निंग में सबसे अच्छा रहता है, कंजम्पशन भी हो जाती है, उसकी कंज्यूम भी अच्छे तरीके से हो जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल भी इन्होंने किया हुआ था, कह रहे हैं कि रमजान में ये होता है कि जरा बरकत हो जाती है रिस्क में, और हम मुसलमान उस रिस्क से जो है दोनों हाथों से फायदा भी उठाते हैं, तो अच्छा खासा खा पी लेते हैं। तो इन्होंने भी वही पूछा है कि तरावी और नमाजें जो होती हैं, अच्छी खासी इबादत तो होती है जिसमें थोड़ा मतलब बर्न भी हो जाता होगा फैट, तो अब उसके बाद भी क्या एक्सरसाइज की जरूरत है? तो उस पर तलहा आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं। बिल्कुल जरूरत है, और जरा हाथ भी हल्का रखना है। एक्सरसाइज की तो जरूरत है, बिल्कुल हाथ भी हल्का रखना है और एक्सरसाइज की बिल्कुल जरूरत है। और अगर आप विदाउट एक्सरसाइज भी आप रिजल्ट चाह रहे हैं ना, तो जस्ट एक्यूरेट योर रूटीन, योर ईटिंग रूटीन, दैट्स इट। आपने थोड़ा सा अपने आप को एक्यूरेट करना है, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना है। जो अफ्तारी है उस वक्त खास तौर पे आप कोशिश करें, एक दो दफा कोशिश करें कि बहुत ज्यादा चीजें नहीं रखें, आप लिमिटेड चीजें रखें। आप देखिएगा उसी में पेट आपका भर जाएगा, और आप हैरान होंगे कि यार लास्ट ईयर तो इतनी सारी चीजें होती थी तब पेट भरता था, अब कम हो गई, अब क्यों ऐसे पेट भर रहा है? उसकी वजह यह है क्योंकि लास्ट ईयर हम ओवर ईटिंग करते थे, इस साल ओवर ईटिंग नहीं करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ, जो ओवरवेट लोग हैं वो 4-5 kg ड्रॉप कर चुके होते हैं, हेल्दी वेट उनका वहीं रहता है, फैट ड्रॉप कर चुके होते हैं। तो विच इज अ गुड थिंग। चले, गुड, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया तलहा। अब इंशाल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होगी कुछ ईद के बाद, पूरे 1 महीने का ब्रेक आने वाला है, तो डेफिनेटली हम आपको सब लोग बड़ा मिस करेंगे और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें तला, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, इंशाल्लाह फिर 1 महीने के बाद मिलते हैं। आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।